आप सबका तो हो गया ना? चलिए यारों, शैल वी डन? चलिए, ये हुआ हमारा एक पार्ट खत्म। में आया ना? या नाउ वी टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेशन। सब लोग यहां पे इनकॉर्पोरेशन को लेकर भी मैं आपको कुछ खास बताना चाहता हूं। या एकदम ध्यान से, इनकॉर्पोरेशन को लेकर एक बहुत खास फॉर्म है हमारे सामने। सब लोग ध्यान से, इनकॉर्पोरेशन को लेकर हमारे सामने एक बहुत खास फॉर्म है, SPICE, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। अभी यारों कैसा है कि आपके पास भी एक और ऑप्शन है। कैसा कर सकते हैं? जो पहले नेम अप्रूवल का प्रोसीजर था, नेम अप्रूवल का कैसा है, INC 1, INC 1 में आप नेम अप्रूवल ले सकते हैं। तो अभी या तो आप पूरा स्पाइसी में चले जाइए, स्पाइस में चले जाइए और पूरा ये अप्रूवल इससे लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नेम अप्रूवल तो ले लिया एज पर INC 1 और उसके बाद में यू शिफ्ट टू, ये भी अलाउड है, या फिर आप डायरेक्टली उसके अंदर भी नेम अप्रूवल ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली SPICE में, उसमें भी नेम अप्रूवल का ऑप्शन होता है, वहीं पे भरिए। उसमें प्रॉब्लम क्या थी यारों, इतना बड़ा फॉर्म, उसमें सबसे पहला नेम अप्रूवल, बाकी सारा फॉर्म भरा 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 सेंड किया, नेम अप्रूवल की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया, अगली बार वापस पूरा भरो। तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स, क्योंकि जनरली जिस पॉइंट पे रिजेक्ट हो सकते हैं दैट इज नेम अप्रूवल। तो क्या सजेस्टेड है, पहले नेम अप्रूवल INC 1 में ले लो, मिल गया फिर स्पाइसी में आप कंटिन्यू कर लो। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब एक सवाल आता है कि SPICE के अंदर क्या क्या रजिस्टर हो सकता है, कौन कौन रजिस्टर हो सकता है। देखिए सब लोग ध्यान से, जो नॉर्मली कंपनीज हमने पढ़े थे वो सब हो सकते हैं SPICE के अंदर। अगर आप इस फॉर्म से एक नॉर्मल पब्लिक प्राइवेट तो कर ही सकते हैं, नीडलेस टू से, ऑफ कोर्स आप एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप एक OPC को भी रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप चाहेंगे तो एक निधि कंपनी को भी रजिस्टर कर सकते हैं। सर मतलब क्या इसमें खास, सब लोग ध्यान से, मैं एक और खास चीज बताने वाला हूं। इनको आप कर सकते हैं, बट आप SPICE में एक प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर नहीं कर सकते, LLP को रजिस्टर नहीं कर सकते। देखिए अभी कैसा कंफ्यूजन है, SPICE फॉर्म जो है ना, उसके बारे में आइडियली कैसा है, MCA ने ये फॉर्म इंट्रोड्यूस कर लिया। आप जैसे ही SPICE गूगल करेंगे यू विल गेट वेरियस FAQs। MCA ने बहुत सारे FAQs इशू किए हैं। तो व्हेनेवर यू गेट टाइम फ्री, एकदम आराम से, जब भी फ्री है, मौका मिलेगा पता नहीं कब, तब उसके FAQs रीड करिएगा, रीड दोस FAQs, इट्स माय सजेशन, रीड FAQs ऑन MCA वेबसाइट। यारो कैसा है, ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट कि वहां से डायरेक्टली आपके लिए कोई क्वेश्चन आ जाए, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हाँ एक बार अगर वो पढ़ लिया तो उसके बाद में SPICE एकदम एंड टू एंड क्लियर हो जाता है। आपके लिए एक बार ब्रीफ आउटलुक इतना जरूरी है। उसी में एक FAQ है कि क्या LLP इनकॉर्पोरेट होती है, आंसर इज नो। उसी में एक FAQ है क्या प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, आंसर इज नो। इस तरह के उसी में FAQs हैं। जब भी आप SPICE फॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ में आपने MOA देना है और AOA भी देना है। आपको फाइल करना है इलेक्ट्रॉनिक MOA और इलेक्ट्रॉनिक AOA। एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ MOA AOA भी आपको अपलोड करनी होती है इस फॉर्म के साथ में। और ऑफ कोर्स इस फॉर्म के साथ में जो भी सिग्नेटरीज हैं दे हैव टू यूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर करना होता है इस फॉर्म में, ऑफ कोर्स नीडलेस टू से, दैट इज अबाउट INC। पेन डाउन कर लीजिए इसको आराम से। टेक योर टाइम।
ना 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 ना। इज दैट डन? चलिए, सबका हुआ है? अरे यारों, हाँ या ना तो बोलो, मैं रब कर। अरे वही मैं कह रहा हूं, मैं आए। अब आप कोई लोग लिख भी रहे हैं ना, इसलिए तो मना तो करो कम से कम। मैम, मैं आए। चलिए, यहां पे यस पीपल, यहां पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा ना, चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस कंपाउंडिंग चैप्टर पढ़ा था। उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी, सब लोग बोर्ड पे, कोई भी नोट्स में नहीं, सब लोग बोर्ड पे। हमने कंसेप्ट पढ़ा था ऑफ स्पेशल कोड। उसके बारे में आपने क्या पढ़ चुके हैं? आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं, इट इज फॉर स्पीडी ट्रायल। उसके बाद में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि यहां पे कौन से ऑफेंसेस आते हैं, इंप्रिजनमेंट मोर देन 2 years। अब इसके बारे में आपको क्या बता रहा हूं, क्या आपके लिए खास है एग्जाम के लिए, इस कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन। इस कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, इस कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, दिस कोर्ट विल कंप्राइज ऑफ अ सिंगल जज। This court will comprise of a single judge who will be appointed by central government, who will be appointed by central government in concurrence, in agreement, in concurrence with chief justice of the respective high court, in concurrence with the chief justice of the respective high court। पहले समझ लो फिर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। chief justice of the रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। साहब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ही मस्ट बी अ सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज। इसकी क्वालिफिकेशन, एक सेशंस जज या एक एडिशनल सेशंस जज बन सकता है जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आए आपके खास। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कि एक सिंगल जज होगा, एक सिंगल जज होगा, और ये जज कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, इन कॉन्करेंस विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट में, जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये स्पेशल कोर्ट बन रहा है, उसके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के साथ में डिस्कस करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। और ये कौन हो सकता है? एनी सेशंस जज और एनी एडिशनल सेशंस जज। एनी सेशंस कोर्ट का जज या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट का जज हो सकता है। ये आपके लिए खास है, ये आपके लिए खास है। एक और चीज, इस स्पेशल कोर्ट से साहब अपील कहां जाएगी? अपील जाएगी टू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। इस स्पेशल कोर्ट से अपील जा सकती है टू रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। बस पैन डाउन कर लीजिए। मैं कह रहा हूं बहुत खास है आपके एग्जाम के लिए, एकदम ध्यान से। People, all of you have written your WhatsApp numbers उस पे? कहाँ नहीं आया? इस तरफ आया ही नहीं क्या? हाँ हाँ, संभालो संभालो, कोई बात नहीं। ऋषभ, अपन को पता है क्यों? Yep, pass the speech. डन राइट? चलिए, इसके बाद में जो आपको दिख रहा है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आप देखिए उसको, एक भी चीज आपको नई नहीं दिखेगी, वो सब हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये मैंने सिर्फ यहां पे दे दिया ताकि आपको कन्वीनियंस के लिए यहां पे पता चले, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। वो याद है हमने पढ़ा था, हु कैन अप्लाई फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 100, 1/10, 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल,
नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में कितना था? 1/5, 1/5। वो सारी चीजें यहां पे। चलिए अब आ रहा है अबाउट स्ट्राइकिंग ऑफ। चलिए यहां पे सब लोग यहां पे आ जाएं। अब सब लोग यहां पे वी टॉकिंग अबाउट स्ट्राइकिंग ऑफ। वेरी इजी, एकदम सिंपल, इजी टू गो। सब लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि इफ एट ऑल एनी रजिस्ट्रार वांट्स टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ एनी कंपनी, तो वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? प्रोसीजर सब लोग यहीं पे। रजिस्ट्रार हैज टू गिव नोटिस plus some time period. Registrar has to give notice and some time period to the company. This will be step 1. Step 2 very easy. जैसे ही वो टाइम पीरियड एंड हुआ, रजिस्ट्रार विल स्ट्राइक ऑफ। टाइम पीरियड क्यों था? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि उस पर्सन को कुछ कहना है, कुछ बचाव में कहना है तो कह दीजिए। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा, रजिस्ट्रार कैन स्ट्राइक ऑफ। व्हेनेवर रजिस्ट्रार स्ट्राइकिंग ऑफ, स्टेप 3, रजिस्ट्रार हैज टू गिव इट इन पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट। रजिस्ट्रार हैज टू पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट। उसके अलावा क्या होता है? ये तो क्या होता है कि रजिस्ट्रार कर रहा है। कभी कभी क्या हो रहा है कि कंपनी खुद ही चाहती है। There can be a case where the company itself is giving a application for striking off. खुदकुशी करना चाहती है कंपनी, खुद ही कह रही है कि हाँ भाई साहब मुझे निपटा दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो। कंपनी एप्लीकेशन देती है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को क्या प्रॉब्लम है? दिस इज स्टेप 1। अगर कोई ड्यूज वगैरह नहीं है, रजिस्ट्रार हैज नो ऑब्जेक्शन। स्टेप 2, स्ट्राइक ऑफ। All of these has been made way simpler. बहुत सिंपल प्रोविजंस हैं, बहुत सिंपल हो चुका है आप सबके लिए। वेरी इजी टू गो। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वो प्रोविजन भी देख रहे हैं एग्जैक्ट विद द सेक्शंस के साथ में। व्हेनेवर यू गेट टाइम यू रीड इट, ये और वो। इट्स वेरी सिंपल नाउ। इतना सा हो चुका है कि व्हेनेवर अ रजिस्ट्रार वांट्स, वो क्या करेगा? आपको नोटिस देगा, टाइम पीरियड देगा। टाइम पीरियड जैसे ही पूरा होगा, रजिस्ट्रार आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा एंड उसका पब्लिश कर देगा एक ऑफिशियल गैजेट में। कभी आप खुद भी चाहते हैं, आप एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा। सिंपल। चलिए इसको कर लीजिए, दैट्स इट। thereafter we'll be talking about company liquidator. Sorry. यस पीपल, सब लोग यहां पे कंपनीज लिक्विडेटर की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले कंपनी लिक्विडेटर की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 23। वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑफ कंपनीज लिक्विडेटर। कंपनीज लिक्विडेटर की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 23। पर यारों आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आई विल टेल यू क्या कह रखा है वो लोग। कंपनीज लिक्विडेटर कौन होता है? ही इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। He is a person appointed by the members in case of members voluntary winding up. He is a person appointed by the creditors in case of creditors voluntary winding up. Very much logical. कोई याद रखने की जरूरत है कैसे? Straight away एकदम comfort level पे आते हैं। Second section 291 provision for professional assistance to companies liquidator। ये क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए हमारे कंपनी लिक्विडेटर को कभी भी जरूरत है तो वो CA, CS या फिर CWA या फिर किसी भी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकता है। किसी भी लिक्विडेटर इफ नीड अराइज तो वो प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकता है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज लिक्विडेटर टू एडमिनिस्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। दैट लिक्विडेटर क्या करेगा? लिक्विडेटर काम क्या है? वो पूरे असेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एडमिनिस्टर करेगा। पूरे असेट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इस पूरी चीज को एडमिनिस्टर करेगा। कभी कभी क्या होता है यारों, इस चक्कर में लिक्विडेटर ने कोई डिसीजन लिया है
कि हाँ भाई ये असेट आपको नहीं इनको मिलेगा, कोई भी डिसीजन लिया है, तो वहां पे देयर माइट बी समवन हु इज नॉट सेटिस्फाइड एंड हेंस देयर इज अ पॉइंट रिटर्न के लिक्विडेटर के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो टू द ट्रिब्यूनल। लिक्विडेटर के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कर सकते हो अपील टू द ट्रिब्यूनल। लिक्विडेटर को ऑर्डर पास किया, हमें नहीं पसंद है, हम अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। नेक्स्ट इज बुक्स टू बी केप्ट बाय कंपनीज लिक्विडेटर। ये क्या कह रहा है सब लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी कोई लिक्विडेटर कंपनी को हैंडल कर रहा है लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग, उसको एट लीस्ट भी ट्वाइस अ ईयर, सब लोग ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ये तो ऑब्वियस हो गया। उसके बाद उसको एट लीस्ट भी ट्वाइस अ ईयर सबमिट करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू ट्रिब्यूनल। यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मेरा मतलब है मेनली सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहली चीज तो क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं। उसके बाद में बुक्स ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देना है किसे, ट्रिब्यूनल को सबमिट करना है। एंड एक बार लिक्विडेशन खत्म होता है, जब भी ऑडिटेड अकाउंट्स आ गए, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी होगा, और जब ये ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गए तो ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होते हैं फॉर क्रेडिटर्स बोले या मेंबर्स बोले, वो आके कभी भी इन्हें चेक कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 293। 293 ये सारी बातें बोलता है। क्या क्या कहता है, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस ईयर आपको ट्रिब्यूनल को सबमिट करना है अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद में जब भी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गए हैं, क्रेडिटर और मेंबर उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। सेक्शन 293 लिख लीजिए, 293 इंपॉर्टेंट है। और ये तो आप एक्चुअली 292 के वहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं 293 के बाद। देखिए कैसा होता है यारों, कुछ प्रोविजंस जब तक बहुत ज्यादा उसकी एप्लीकेबिलिटी ना दिख जाए उसके अंदर मसाला नहीं होता। अभी ये कैसा है, आए हैं, थोड़ा समय लगेगा, फिर एकदम मैच्योर होता है। तो इसलिए एक रफ सेक्शन है, एकदम इजी ओवरव्यू पता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए चलिए यार, डन क्या है ना। अब बहुत खास टॉपिक है, एकदम ध्यान से, ये हो चुका है या कर रहे हैं। चलिए यहां पे टॉपिक इज प्रेफरेंशियल पेमेंट एंड वाइंडिंग अप। अब पूरा फोकस यहां पे चाहिए मुझको, प्रेफरेंशियल पेमेंट एंड वाइंडिंग अप। सब लोग यहीं पे सुनिए मेरी बात, बुक को छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। हम पढ़ रहे हैं प्रेफरेंशियल पेमेंट एंड वाइंडिंग अप के वाइंडिंग अप के टाइम पे किस तरह से लिक्विडेटर को ध्यान रखना है, पूरा फोकस यहां पे इस पे से एग्जाम में आएगा आ सकता है, आ सकता है, एकदम अच्छे से आ सकता है, एकदम अच्छे। देखिए ऐसा कि पहले 2-3 बार कुछ अच्छे क्वेश्चंस बैठ गए डजंट मीन कि अगली हमेशा बैठेंगे, लेकिन समझिए इतने सारे प्रोविजन इसके अंदर अप्लाई होते हैं, कहीं ना कुछ पे एग्जाम में केस स्टडी या किसी फॉर्म में पूछने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। एकदम इजी टू को समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। क्या कह रहे हैं, लिक्विडेटर किस तरह से फंक्शन करता है, प्रेफरेंशियल पेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप के लिक्विडेटर को किस किस चीज का ध्यान रखना है, सब लोग यहीं पे देखेंगे एकदम आराम से। ये हमारा लिक्विडेटर है, ये हमारा लिक्विडेटर है, ये वाइंडिंग अप करने के लिए निकला है, ये निकला है वाइंडिंग अप करने के लिए। चलिए वाइंडिंग अप करते टाइम इसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वाइंडिंग अप करने निकले तो वो करता क्या है, पर्सन लिक्विडेटर क्या करता है, सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं, असेट्स को सेल करने की कोशिश कर, ठीक है। तो ये किसने क्या किया, सारे असेट्स बुलाए, यहां पे सारे असेट्स। इन असेट्स को जब वो सेल करता है तो प्रोविजन क्या कहता है, ये असेट्स को सेल कर रहा था तभी एकदम से प्रोविजन बोला रुको, प्रोविजन में क्या लिखा है वो पढ़ लो। एक सेक्शन है, वो सेक्शन यहां पे उसके लिए क्या कहता है, वो सेक्शन कहता है दैट यू हैव टू ओपन अ
सेपरेट बैंक अकाउंट, यू हैव टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। और ये असेट्स का जो भी रिसीट है ना, वो सारा रिसीट कहां आना चाहिए, असेट्स को सेल करने वाला रिसीट पूरा इस सेपरेट बैंक अकाउंट में। तो एक प्रोविजन ने इतना सका कि जब भी लिक्विडेटर, हे लिक्विडेटर, आप जैसी असेट को बेचने के लिए निकले, सबसे पहले क्या करो, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करो और सारा का सारा जो भी असेट्स को बेच के कैश है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में आना चाहिए। सेकंड, एक और सेक्शन आया, उस सेक्शन ने कहा कि ये पैसा मनी received by selling asset should never get into your प्राइवेट बैंक। मतलब ऐसा नहीं अरे अभी पैसा आया था 2 दिन के लिए रख लिया, क्या वर्ड कह रहा हूं मैं, नेवर। किसी भी हालत में लिक्विडेटर ने वो पैसा अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट के अंदर नहीं लेना है। दीज आर टू इंडिविजुअल सेक्शंस। एक सेक्शन क्या कहता है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ उसमें पैसा रखो, और एक कहता है इन एनी केस आप प्राइवेट बैंक अकाउंट में उस पैसे को नहीं रख सकते। एकदम क्लियर है 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, आपने कहा कि लिक्विडेटर सबसे पहले क्या करता है, लिक्विडेटर सबसे पहले असेट्स को बेचता है। चलिए असेट्स को बेच दिया, फिर क्या करेगा आप बताइए। लिक्विडेटर चल रहा है, बताइए क्या करेगा अब, लायबिलिटीज पे ऑफ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए अब लिक्विडेटर ने क्या किया, चलिए बैलेंस शीट देखिए, उसमें अब लायबिलिटीज पे ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। जब लिक्विडेटर लायबिलिटी पे ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, सब लोग ध्यान से, क्या लिखा गया है, लिक्विडेटर को लायबिलिटी का पेमेंट किस तरह से करना है, सब लोग यहां पे, सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज को पे किया जाएगा और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। इसके बाद कौन आएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। साहब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो सबसे पहले आना चाहिए, अरे नहीं, ये जो पॉइंट 1 है इनको क्या नाम दिया है पता है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, एंड हेंस ये तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी ओवरराइड करेंगे। तो सबसे पहले पे किया जाएगा किन्हें, वर्कमैन ड्यूज, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। एक बार प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे कर दिया, फिर आप अपनी नॉर्मल लिस्ट में भी आ सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल अदर क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड वगैरह हो गए, उसके बाद में प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के बाद में समझिए अदर क्रेडिटर्स, उसके बाद में समझ लीजिए आप सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया तो आप पे कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लास्ट में किसे पे होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। There is a specific section saying this and there is a specific section saying this. हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक सेक्शन यहां पे पढ़ा हमने, एक सेक्शन यहां पे पढ़ा हमने, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। एक सेक्शन कहता है वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, और एक सेक्शन कहता है कि उसके बाद में आएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में एक बहुत खास पॉइंट है, ये आपने वैसे पता होगा आपको, सब लोग ध्यान से, फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या होता है, वो कहां जाते हैं, प्रेफरेंशियल के सिक्योर्ड में आ जाता है ना फ्लोटिंग चार्ज, तो सिक्योर्ड में। ये क्या कह रहे हैं सब लोग ध्यान से, एनी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड विद इन 12 months void। अगर आपने वाइंडिंग अप शुरू होने के पिछले 12 months में कोई भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया, void। अरे यारो मतलब क्या हो रहा है, आपने क्या करने की कोशिश की, आपने कोशिश की, पता है कंपनी का वाइंड अप होने वाला है, तो आपने एक अनसिक्योर्ड को क्या बना दिया, सिक्योर्ड। अरे वो कहीं ना कहीं बाकी अनसिक्योर्ड के साथ तो गलत हो गया ना, एंड हेंस अगर आपने पिछले 12 महीने में कोई भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, किसी भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सिक्योर्ड क्रिएट किया है वाइंडिंग अप शुरू होने के पिछले 12 महीने में, दैट इज void, दैट इज void। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कोई भी फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंस दिए, ये तो एक सेक्शन हो गया। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंस दिए, फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंस दिए विद इन लास्ट 6 months, वो भी है इनवैलिड, वो भी है इनवैलिड। सब लोग ध्यान से, 2 सेक्शन और कौन से पढ़ा है मैंने, एक सेक्शन कह रहा हूं पिछले 6 महीने में, अगर पिछले 1 साल में कोई भी फ्लोटिंग चार्ज है तो वो क्या हो गया, void। पिछले 6 महीने में अगर कोई भी आपने प्रेफरेंस क्रिएट की किसी के फेवर में तो वो भी है इनवैलिड, वो भी हो गया इनवैलिड।
ये सब चीजें कर दी, चलिए ठीक है। उसके बाद में आप बताएं लिक्विडेटर ने क्या किया। लिक्विडेटर ने अब सारी लाइबिलिटीज भी पे कर दी। अब बताइए क्या होगा, असेट्स बेच दिए, सारी लाइबिलिटीज पे कर दी, अब क्या होगा बोलो ना। असेट बेच दिए, सब लाइबिलिटीज पे कर दी, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को भी पे कर दिया, जो होना था हो गया, सब खत्म हो गया। अब क्या, कंपनी की लाइफ एंड कैसे होती है, डिसोल्यूशन ना। ये वाइंडिंग अप खत्म हो गया, फिर लिक्विडेटर क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन ऑर्डर लाएगा। कहीं ना कहीं लिक्विडेटर ने क्या करना है, यहां पर एक डिसोल्यूशन ऑर्डर लाना है। यारों सब लोग ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑर्डर ला रहा है, यहां पे तो स्टोरी खत्म हुई ना, कंपनी की लाइफ एंड हो गई, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। यारों यहां तक जो भी लिक्विडेटर ने किया, लिक्विडेटर को उन सब का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है फॉर 5 इयर्स। लिक्विडेटर ने जो भी किया उसका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिक्विडेटर को मेंटेन करना है फॉर 5 इयर्स। इसके बाद में एक बहुत खास चीज है, अगर चलो वाइंड अप डिसोल्यूशन हो गया, इफ एट ऑल द कोर्ट विशेस, इफ एट ऑल द कोर्ट विशेस, द कोर्ट कैन कैंसल दिस वाइंडिंग अप, कैंसल डिसोल्यूशन। सब लोग ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, इसके बाद भी इफ ऑन एप्लीकेशन, I rather say on application, on application within 2 years, on application within 2 years, court can cancel the dissolution order। मतलब मान लीजिए इस केस के अंदर डिसोल्यूशन कर दिया गया, इस केस के अंदर डिसोल्यूशन कर दिया गया है, डिसोल्यूशन होने के बाद, डिसोल्यूशन होने के बाद भी 2 साल तक एक चांस है, अगर कोई भी पर्सन एप्लीकेशन देता है कोर्ट को कि हे कोर्ट ऐसे क्या कि आपने कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, दे हैव रीजनेबल राइट, दे हैव रीजनेबल रीजन कि हाँ भाई इस केस की वजह से आप प्लीज कंपनी को वापस रिवाइव कर दो, डिसोल्यूशन ऑर्डर कैंसिल कर दो। द कोर्ट हैज द पावर टू कैंसिल द डिसोल्यूशन विद इन 2 इयर्स। ये भी एक सेक्शन, ये भी एक सेक्शन। यारों ये हमने पढ़ा अबाउट प्रेफरेंशियल पेमेंट्स एंड डिसोल्यूशन। सब लोग ध्यान से, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइक अ स्टोरी, एकदम आराम से। आप लोग सोचिए आपको क्या क्या पता है। लिक्विडेटर सबसे पहले क्या करता है, असेट्स बेचता है। 2 सेक्शन वहां पे पढ़े थे। सबसे पहला क्या, उसको क्या करना है, सेपरेट बैंक अकाउंट, और दूसरा कभी भी किसी भी हालत में, ठीक है। उसके बाद में वो और थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ के उसने क्या किया, लायबिलिटीज को पे ऑफ। सबसे पहले किसे पे करेगा, वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और सेकंड नंबर पे ये। उसके बाद हमने 2 और पॉइंट्स पढ़े, 2 और सेक्शन पढ़े। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड विद इन लास्ट 12 मंथ इज, एंड एनी प्रेफरेंस गिवन लास्ट 6 मंथ्स इनवैलिड। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गया, डिसोल्यूशन ऑर्डर आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है फॉर 5 इयर्स, एंड लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा, ऑन एप्लीकेशन विद इन 2 इयर्स द कंपनी हैज द पावर टू कैंसिल द वाइंडिंग अप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रुकिए अभी इसको ड्रॉ मत करिए, पहले आइए उसके ऊपर सेक्शंस की लिस्ट पे, देखते हैं कितने सेक्शंस हो गए, कितने बाकी रह गए। चलिए यहाँ पे 326 फर्स्ट क्या है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, ये है 326। उसके बाद में 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट, दिस इज 327। उसके बाद में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंसेस, दिस इज के पिछले 6 महीने में अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस तो वो इनवैलिड, 328। उसके बाद में 329 ट्रांसफर नॉट इन गुड फेथ टू बी वॉइड। ये क्या कह रहे हैं सब लोग यहाँ पे, अगर पिछले 1 साल में आपने कोई गुड्स वगैरह का भी ट्रांसफर किया है विच इज नॉट इन गुड फेथ, तो वो भी वॉइड हो सकता है। देयरआफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज 332 ये रहा। यहां पे क्या लिखा है कि अगर फ्लोटिंग चार्ज किया है पिछले 12 मंथ्स में तो वो भी वॉइड है। देयरआफ्टर 334 ट्रांसफर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ये भी क्या कह रहे हैं, अगर कमेंस एक बार वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया, फिर अगर आपने कोई और ट्रांसफर करा है असेट विदाउट कोर्ट्स अप्रूवल तो वो भी है वॉइड। देयरआफ्टर सर्टेन अटैचमेंट एग्जीक्यूशन एंड वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल टू बी वॉइड, कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा है कि जो कि अटैचमेंट हो चुका है इन सर्टेन केसेस, वो भी है वॉइड।
thereafter liability where proper accounts not kept, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कह रहे हो ना मेंटेन करने हैं, अगर मेंटेन नहीं किए तो भी आपके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है. स्टेटमेंट दैट कंपनीज इन लिक्विडेशन, इंपॉर्टेंट, मार्क करिए 344, इंपॉर्टेंट. सुनिए क्या कह रहा है. जब आपका ये वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, इस बीच अगर लिक्विडेटर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करता है, कोई भी चीज करता है, कोई भी कंपनी के बिहाफ पे काम करता है, उसको कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक स्टेटमेंट पे क्लियरली मेंशन करना है दैट इज द कंपनी इज अंडरगोइंग वाइंडिंग अप. लिक्विडेटर ने हर एक स्टेटमेंट पे क्लियरली मेंशन करना है दैट द कंपनी इज अंडरगोइंग वाइंडिंग अप. यारो क्यों? ताकि किसी भी पर्सन को ये मिसकंसेप्शन नहीं हो कि कंपनी एक्चुअल बिजनेस करे और वो उससे लॉन्ग टर्म में कुछ एक्सपेक्ट करे. हर एक पर्सन को पता होना चाहिए दैट द कंपनी इज अंडरगोइंग वाइंडिंग अप. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर बाय क्रेडिटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज. वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. सब लोग यहां पे, ये हम यहां पे ऐड कर लेते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने ये क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी इंस्पेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद में डिस्पोजेबल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, कितने साल बाद? 5 इयर्स तक. 5 इयर्स तक तो मेंटेन करना है, उसके बाद में आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. कंपनी लिक्विडेटर टू डिपॉजिट मनी इनटू शेड्यूल्ड बैंक, ये पॉइंट कि सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है उसमें. नेक्स्ट, लिक्विडेटर नॉट टू डिपॉजिट मनी इनटू प्राइवेट, खुद के अंदर नहीं कर सकते. 350, 351. Thereafter, powers of tribunal to declare dissolution of company void. ये कौन सी बात कर रहे हैं? 356 इसकी, कि अगर 2 साल में एप्लीकेशन आया तो ये जो डिसोल्यूशन ऑर्डर था इसको कैंसिल भी किया जा सकता है. एकदम ध्यान से सिर्फ इस डायग्राम पे फोकस करो, आराम से हो जाएगा. सब्सटेंशियल आपकी नीड के हिसाब से. पेन डाउन कर लीजिए फुल स्पीड में, एकदम अच्छे से डायग्राम. आप में से कुछ लोग जो मैंने अमेंडमेंट की शीट पहले दी थी है ना, उसमें कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स भी हैं. आई हैव सिलेक्टेड अ फ्यू अमेंडमेंट्स टू बी डिस्कस इन द क्लास. बाकी आर वेरी ऊपर ऊपर से, मतलब यू कैन सी इफ इट एनीवन वांट्स कि सारी लिस्ट उनको चाहिए तो आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू, कोई इशू नहीं है. मतलब एकदम 1 लाइन अमेंडमेंट्स है कुछ जो कि आप एकदम ऑन द फेस ऑफ इट रीड कर सकते हैं. जो लास्ट पेज के अमेंडमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच सेल्फ डुएबल. They are also very much self-doable. I'm not taking them right now. If at all you want, I can take them up. बाकी I'm not planning to take them up right now. They are very much self-doable. सब लोग यहाँ पे. Now what am I doing is I'm going to discuss something which is being a problem for majority in the examination. Tell me one thing. Who all are still writing? नहीं, just raise your hand ना. Who all are still writing? 1, 2, 3, 4. कहाँ पर हैं आप इस diagram के? Last point. Okay. 2 minutes and I'll start. 328. फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस विद इन 6 months इनवैलिड. आप लोग अगर सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस देंगे तो भी चलेगा, बिकॉज अपन ने वहां पे लिखा है ना, पर सेक्शन पूरा है अपने पास प्रिंटेड है. यस पीपल, who all are still writing? एक बार आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. who all are still writing? Please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yep, get it done. आप लोग नहीं लिख रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं. लिखा आप सबने, तो आपकी राइटिंग इतनी फास्ट है सबने. अरे अरे इट्स ओके. आप लोग ऐसा दिल पे मत लीजिए. हाँ क्या बात है, हैंडराइटिंग अच्छी फास्ट है आपकी. ये लेट्स डू इट, शैल वी. चलिए यारो यहाँ पे. यप मैं आए. अब देखिए यारो ध्यान से एकदम, एग्जाम के लिए यारो देखिए कैसी है. सुनिए. पढ़ता हर एक पर्सन है, ऐसा कोई भी नहीं. हाँ 10% क्राउड जो पढ़ती नहीं है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन पास नहीं होते. ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग जो आप मेजॉरिटी लोग लैक करते हैं. सबसे पहले एक नॉर्मल प्लानिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, वो डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम में केस स्टडी को कैसे टैकल करना है वो डिस्कस कर रहे हैं. एंड देयर आफ्टर कुछ स्ट्रैटेजीज. बस चलिए. कंपनी लॉ के पेपर में 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं. कंपनी लॉ के पेपर में 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं. कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चंस मींस एक्सप्लेन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. लो बेटा जय माता दी समझाओ. एकदम इजी टू गो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस आते हैं कमेंट क्वेश्चंस. कमेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या होगा सब लोग ध्यान से. आपको
उन क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक लाइन दी जाती है, दैट्स इट। कभी कभी उन लाइंस के एंड में लिखा होता है कमेंट, कभी कभी तो कमेंट भी नहीं लिखा होता, सिर्फ एक लाइन दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, AGM must be conducted in each calendar year, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोज आर कमेंट क्वेश्चंस जिनके अंदर सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है एंड दैट्स इट। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। सबसे पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना, सब लोग ध्यान से, स्टेप 1, step 1 you need to identify that the statement is correct or not. Step 1 you have to identify that the statement is correct or wrong. कभी कभी गलत स्टेटमेंट भी देते हैं, कभी कभी गलत स्टेटमेंट भी देते हैं, तो आप ये नहीं जय माता दी के उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिए पता चल गया सही है या गलत है। सेकेंड, स्टेप 2, एक्सप्लेन द कंसेप्ट। खत्म हो गई। आपने सबसे पहले कंसेप्ट को आइडेंटिफाई किया ही होगा, और अदर आई कैन से स्टेप 1 कुड बी आइडेंटिफाई द टॉपिक। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफाई द टॉपिक, कि आखिर वो किस टॉपिक से क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, और उसके बाद में कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके आ जाइए। कभी कुछ भी आ सकता है, जिससे आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, एक लाइन आ गई, टैक्स इवेजन इज अ ग्राउंड फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील। बस ये लाइन आ गई, खत्म हो गया। अब इसको क्या करें, अरे यस तो पता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टॉपिक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील। सेकेंड देखिए कि वो सही है या गलत है। आपको पता चल गया सही है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, उसमें वो जो टैक्स इवेजन वाला पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है बस। तो कमेंट के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई द टॉपिक, देखिए वो सही है या गलत है, एंड देन आफ्टर एक्सप्लेन द एंटायर कंसेप्ट। कंपल्सरी 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 इट हैज टू बी पॉइंट वाइज, सेम फॉर डायरेक्ट। यारों समझो मेरी बात को, पैराग्राफ में मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आंसर सारे आपको कंपल्सरीली लिखने हैं पॉइंट वाइज, सारे आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने हैं। उसके बाद में हर एक आंसर के अंदर आपको अंडरलाइनिंग करना है, कंपल्सरी कंपल्सरी अंडरलाइनिंग करनी है ऑफ द कीवर्ड्स। चलिए रुकिए, वो हम एक बार देखेंगे। फिलहाल ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन और कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपके लिए जन्नत है। यारों सुनिए, एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशन करके एक डॉक्यूमेंट आता है, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट इशू करती है। इंस्टीट्यूट उस ऑब्जर्वेशन में बताती है कि स्टूडेंट किस जगह पे मिस्टेक करता है, स्टूडेंट किस जगह मिस्टेक करता है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बहुत कंफर्टेबली अवेलेबल है, वहां पर यह बताया गया है कि पास 3-4 अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स हमेशा डिफरेंस बिटवीन में सबसे हाई स्कोर करते हैं, सबसे हाई स्कोर करते हैं डिफरेंस बिटवीन में, और सबसे लो स्कोर करते हैं केस स्टडी में। ये अभी तक का प्रायर है। डिफरेंस बिटवीन, हर एक पेपर में कंपलसरी एक क्वेश्चन आना है, एक कंपलसरी क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पे। 16-20 कितने मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है। अरे यारों अगर आप पूरे सिलेबस के सारे भी डिफरेंस बिटवीन पढ़ने बैठोगे ना, 4-5 घंटे में हो जाएंगे। सारे डिफरेंस बिटवीन कह रहा हूं, एंड टू एंड पढ़ लिए तो भी 4-5 घंटे में हो जाएंगे। एग्जाम में 16 मार्क्स सिक्योर है, वहां पे आप 16 में से 14 भी ले सकते हो, क्योंकि बाकी केसेस में आप लिखते ही बैठोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते नहीं है। डिफरेंस बिटवीन में फुल मार्क्स मिल जाते हैं, बिकॉज एक डिफरेंस बिटवीन होता है 4 मार्क्स का, और अगर प्रॉपर्ली आपने 4 मार्क्स आंसर लिख दिए तो आपको मिल जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से। सेकंड, एक कंफ्यूजन रहता है कि डिफरेंस बिटवीन क्या कंपलसरी है टेबुलर फॉर्म में लिखना। देखिए कैसा है, आइडियली कोशिश करिए टेबुलर फॉर्म में लिखने का, लेकिन कुछ डिफरेंस बिटवीन आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वहां पे जबरदस्ती मत करिए। वहां पे क्या होता है, फिर आप जबरदस्ती टेबुलर फॉर्म बनाते हैं और इलॉजिकल पॉइंट्स लिखते हैं, इलॉजिकल पॉइंट्स, आप सबको पता है। तो वैसी कोशिश कभी ना करें। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार टेबुलर फॉर्म में मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा,
तो सबसे डिफरेंस बिटवीन मान लीजिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सबसे पहले लिखा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, उसके 4-5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, स्पेशल रेजोल्यूशन उसके 4-5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लीजिए. देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो, देयर इज नो हार्म, बट अगेन दैट हैज टू बी पॉइंट वाइज. टेबुलर लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं होता है तो नॉर्मल भी कर लीजिए, इट इज ओके. लास्ट आता है हमारे संघर्ष का कारण केस स्टडी. एकदम आराम से केस स्टडी एग्जाम में कम से कम 30 to 40 मार्क्स की आएगी, आएगी ही आएगी. 30 to 40 मार्क्स की केस स्टडी आनी है. केस स्टडीज को टैकल करना इजंट टफ. द प्रॉब्लम विद केस स्टडी इज एग्जाम के बाद लोग मिलेंगे, सब पूरा दादा सब ठोक के आए हूं पूरा. अरे यारों, केस स्टडी में आपको लगता है, हर एक पर्सन जो केस स्टडी अटेम्प्ट करता है उसको क्या लगता है, सही लिख कर आया हूं. दैट इज अ प्रॉब्लम. क्योंकि केस स्टडीज कैसा है कि अगर आपको लगता है नहीं आता और अटेम्प्ट कर लिया, अरे यारों हो सकता है उसमें कुछ और प्रोविजन ही हो पिक्चर में. केस स्टडीज सबसे पहले लिखना कैसे वो हम फाइनलाइज करते हैं. सब लोग यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों को पूरा फॉर्मेट पता है. एक बार और 3 पॉइंटर आंसर होना चाहिए. सबसे पहले पॉइंट में प्रोविजन. प्रोविजन बोले तो जो भी उस टॉपिक का एप्लीकेबल प्रोविजन है, जो भी इस टॉपिक का एप्लीकेबल प्रोविजन है. जैसे कि हमारा फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लीजिए रानी इज अ वेल्थी लेडी. ठीक है, रानी इज अ वेल्थी लेडी, रानी हैज गॉट ह्यूज इंटरेस्ट इनकम्स, और रानी ने क्या किया, उसने 4 कंपनीज बना ली और 4 कंपनीज में सारी इनकम को डिवाइड कर लिया. बिल्कुल ठीक है. अब क्या, दैट्स इट, एक्सप्लेन. प्रोविजन कौन सा है, कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करो यहां पे, टैक्स इवेजन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो प्रोविजन में आपको रानी के बारे में कुछ बात ही नहीं करना है. प्रोविजन में सिर्फ लिखना है आपको ये पॉइंट दैट टैक्स इवेजन इज अ ग्राउंड फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील रिफर्स टू डिसरिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो यहां पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ प्रोविजन जो आप घर से पढ़कर आए हो पॉइंट वाइज. प्रोविजन लिख दिया. सेकेंड हेड आना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर आपको सिर्फ क्या लिखना है, क्वेश्चन. यहां पे आपको फिर इधर उधर की बात कुछ नहीं, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में दिखा है वहां पे आपको अपना ज्ञान बिल्कुल भी नहीं. जो क्वेश्चन में रानी इज अ वेल्थी लेडी, इज डिवाइडेड इनकम इनटू, शी इज डिवाइडेड हर इनकम इनटू 4 कंपनीज. दैट्स इट. सिर्फ क्वेश्चन, जितना ब्रीफ में लिख सकते हैं, जितना छोटे में लिख सकते हैं, जितना ब्रीफ में. और थर्ड आता है हमारा कंक्लूजन. कंक्लूजन आपने स्टार्ट करना होता है बाय अप्लाइंग द अबव प्रोविजन इन द गिवन केस, एंड देयरआफ्टर आपको अपना कंक्लूजन लिखना होता है. अपना by applying the above provision in the given case, I conclude that Rani has incorporated those companies for the sole purpose of tax evasion, and hence corporate veil will be lifted and she'll be held liable to pay tax on the entire amount. ये हमारा conclusion. That is the format in which case studies have to be answered. क्योंकि केस स्टडी में स्ट्रगल क्या होता है, सबसे पहले देखिए सुनिए, पढ़ना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है. इसको पढ़ने का सही अप्रोच क्या है, सबसे पहले आप किसी भी जो भी देखिए, सारे नोट्स आइडियली अच्छे होते हैं. मॉड्यूल बहुत अच्छा है. मॉड्यूल का प्रॉब्लम क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन. अदरवाइज मॉड्यूल इज द बेस्ट बुक. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं आपको पढ़ना है. सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, इट इज कंपल्सरी ऑन योर पार्ट टू गो थ्रू ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. इट इज कंपल्सरी ऑन योर पार्ट. जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि केस स्टडीज कैसी पूछी जाती है, केस स्टडीज कैसी पूछी जाती है. एंड व्हेन यू विल गो थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चंस यू विल रियलाइज कि केस स्टडीज एग्जाम में रिपीट भी बहुत फ्रीक्वेंटली होती है. मतलब इस एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी, कम से कम 10 मार्क्स की ऐसी केस स्टडी आएगी जो पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है. तो आपके लिए वो तो रिपीटेशन हो गया ना, तो वो तो आपके ही मार्क्स है ना, हाथ के. तो कहीं ना कहीं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना इज कंपल्सरी. इट इज कंपल्सरी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना ही है. सेकंड स्ट्रगल क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता है बट आपको 1 लाइनर आंसर पता है. यस इट कैन बी डन, बस उसके अलावा कोई है ही नहीं. सिर्फ आपको 1 लाइन से आंसर पता है कि हाँ ये हो सकता है. अब क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है एक बार एग्जाम में. क्या, एक एजीएम चल रही है, एजीएम में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. अब क्या होगा, कंसेप्ट कौन सा एप्लीकेबल है,
परपेचुअल सक्सेशन। अब आपको तो इतना सा बताया ना बस, परपेचुअल सक्सेशन और कंपनी कंटिन्यू करेगी, अब उसको कैसे लिखें? अरे लेकिन इस फॉर्मेट में लिखना आपको कंफर्टेबल जम जाएगा। क्यों? प्रोविजन के अंदर परपेचुअल सक्सेशन के बारे में ज्ञान बांटो ना आराम से, आप पूरा ज्ञान बांटो आराम से। परपेचुअल सक्सेशन ऐसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इट्स अ बेसिक फीचर ऑफ अ कंपनी, दे दिया। Thereafter facts of the case में क्वेश्चन रिपीट करना है, कंक्लूजन में लिख देना, बाय अप्लाइंग द कांसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन कंपनी की एंटिटी यहां पर एंड नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यू गेट ऑन अ कंफर्टेबल लेवल बाय राइटिंग इन दिस मैनर। सेकेंड थिंग, एग्जाम्स में अब देखिए कुछ गोल्डन रूल जो एग्जाम के लिए फॉलो करना है। एग्जाम में कोशिश करिएगा, यहाँ बाहर मैंने आई गेस नोटिस बोर्ड पे ही एक फॉर्मेट लगाया हुआ है कि आइडियली आंसर कैसा होना चाहिए। यहाँ पे एक मार्जिन होता है, वहां पर एक छोटा सा मार्जिन बना दो। यारो बीकॉम का एग्जाम नहीं है, मार्जिन कैसा? छोटा। बीकॉम एक मार्जिन उन्होंने दिया है, हमें क्या इस मार्जिन को बहुत मिस करता है वो, तो एक मार्जिन हमने ड्रॉ किया। यहां पे क्या लिख रहे हैं? आई एम। अरे यार बीकॉम नहीं है ना, ऑफ कोर्स। तो मार्जिन आपका कैसा? एकदम छोटा मार्जिन, एकदम छोटा मार्जिन एंड में, उससे प्रेजेंटेशन बेटर लगता है। वन, एग्जाम में क्या कह रहा हूं टिप्स, सबसे पहली चीज हो गई मार्जिन, जो मैं कह रहा हूं मार्जिन। सेकेंड, कंपल्सरी आंसर्स कैसे होने चाहिए? पॉइंट फॉर्म में। हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छूटी, जैसे कि यहां पे मैंने प्रोविजन खत्म किया ना, तो यहां पर मुझे एक लाइन का स्पेस देना है एंड देयर आफ्टर दूसरा स्टार्ट करना है। वन लाइन स्पेस आफ्टर ईच पॉइंट। यूल रियलाइज छोटी सी चीज है, ट्रस्ट मी दीज विल मेक हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर मार्क्स, एकदम आराम से। थर्ड पॉइंट, आपको स्पेस देना है वन लाइन का आफ्टर ईच पॉइंट। बेसिक चीजें एग्जाम में फॉलो कर लेंगे, इतना सा, मार्जिन, पॉइंट फॉर्म, स्पेस। फोर्थ इज द मोस्ट गोल्डन पॉइंट। मैं कह रहा हूं फोर्थ पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया, आपके इस अटेम्प्ट में कम से कम, ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करता हूं, 20 मार्क्स ग्रुप 1 में बढ़ेंगे ओवरऑल। ईसीएल की बात करते हैं, कंपनी लॉ की बात करते हैं, आपके 20 मार्क्स आराम से बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, मतलब अगर आप सिक्योरिटीज लॉ में करते हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा, सिंपली बाय अंडरलाइनिंग। अरे यार कैसा होता है समझिए, इफ आई एम ऑल्सो चेकिंग अ कॉपी, कोई भी कॉपी चेक कर रहा है, उसके सामने 100 कॉपीज आ गई है चेक करने के लिए। आप समझिए एग्जामिनर की लाइफ, सीएस हो चुका है वो, फिर भी कॉपी चेक करनी पड़ रही है। कॉपी चेक कर रहा है, ऑफकोर्स फाइनेंशियल, देखिए कैसा है, 95% लोग करते हैं फाइनेंशियल रीजन से कि हाँ फाइनेंशियल। 5% लोग क्यों करते हैं कॉपी चेक? कि हाँ हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें प्रोफेशन को कुछ देना चाहिए, काइंड ऑफ। हार्डली 5%। 95% क्यों कर रहे हैं? कि उससे कुछ रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी चेक करने के लिए हार्डली कितने 10-15 रुपए कुछ मिलते हैं, तो रेवेन्यू एनीवे बहुत कम है। आप सोचिए वो एक ऐसा सीएस है जो रेवेन्यू के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है कि उसको कॉपी चेक करना पड़ रहा है, तो मतलब लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं है, आदमी बहुत अंदर से ऐसी फ्रस्ट्रेटेड है। तो कहीं ना कहीं समझिए वो आपकी कॉपी को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देगा। वो कॉपी कैसे चेक करेगा? फटाफट 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 फटाफट। तो कहीं ना कहीं वो आपके पूरे आंसर शायद अच्छे से बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ेगा, टिक 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 टिक, एक पेज बस 4 टिक देने मेरे को, तो वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ेगा। बट इफ इट ऑल यू अंडरलाइन, तो वो इतने एफर्ट्स तो दे देगा कि आपका अंडरलाइन पार्ट पढ़ ले, क्योंकि हर एक पेज पे वो 4-5 वर्ड तो पढ़ता है कम से कम। सबसे बुरा आदमी भी 4-5 वर्ड तो हर एक पेज पे पड़ेगा। तो इफ इट ऑल यू अंडरलाइंड वर्ड्स, आपके जो कीवर्ड्स आपने लिखे हैं, अगर वो अंडरलाइन कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। एग्जाम लिखते टाइम सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना। और एक चीज बड़ी ऑब्वियस है पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर एकदम ध्यान से। कुछ लोग कभी कभी क्वेश्चन नंबर गलत लिख लेते हैं, उसकी वजह से आपके मार्क्स बिल्कुल 0 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर बहुत स्ट्रिक्टली लिखना है, एकदम ध्यान से लिखना है क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई गलती का स्कोप ही नहीं है, एकदम आराम से। अब जनरल चीज ये हो गई, एग्जाम लिखते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है। एक गलती जो आप सब लोग करते हैं, विच आई फ्रीक्वेंटली से, देखिए कैसा, आई टेल यू, मेरी और आपकी पोजीशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ट्रस्ट मी, हार्डली 3-4 इयर्स का डिफरेंस है। तो ऐसा है कि व्हाट आई हैव इज इतना से एक्सपीरियंस, आगे और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। व्हाट आई हैव लर्नड इज, एंड व्हाट एज आई ऑलवेज हैड इज, टेक इट इजी, टेक इट इजी। पास मैं अभी भी कह रहा हूं हो जाएंगे इफ यूल टेक इट इजी। आप लोग क्या करेंगे, खुद के लिए बहुत हाइप कर लेंगे कि नहीं सीएस 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 सीएस। अगर आप इतना ज्यादा खुद के लिए हाइप कर लेंगे, देयर आफ्टर पास होना आप खुद अपने लिए डिफिकल्ट कर लेते हैं। एक पर्सन जो एग्जाम के पहले 4 घंटे या उससे कम सो के जा रहा है, उसके लिए पास होने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो गई है। एग्जाम बीकॉम का नहीं है कि आप बस शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके गए और वहां पे लिख कर आ गए। यू टू अप्लाई माइंड इवन इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। केस स्टडी क्वेश्चन दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यू नीड साउंड स्लीप, यू नीड 5 आवर्स की स्लीप कंपल्सरी बिफोर ईच एंड एवरी पेपर, बिफोर ईच एंड एवरी पेपर, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो चाहिए।
एंड हेंस मेक श्योर हर एक पेपर के पहले आप 5-5 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं। वो आप कब ले पाएंगे? अगर आप अभी से लेकर एग्जाम तक का टाइम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। अगर अभी से लेकर एग्जाम के प्रॉपर टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लिया, अच्छे से हर एक चीज को रिवाइज कर लिया, अपने समरी नोट्स वो की है जो आपको पास करा सकती है एग्जाम के दिन। यू विल हार्डली गेट 7 to 8 आवर्स टू रिवाइज। 7 to 8 आवर्स टू रिवाइज। 7 to 8 आवर्स में कितना कर लेंगे? कंपनियों के लिए इस बार छुट्टी है तो कंपनियों को हटा देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में कितना मिलेगा? हार्डली 7 to 8 आवर्स। उसमें कैसे रिवाइज कर लोगे यार? अनलेस यू गॉट योर समरी नोट्स यू कैन नॉट रिवाइज। फिर कैसा होता है, आपसे ऊपर से मेजर टॉपिक्स देख के जाते हो और एग्जाम में, आई एम नॉट सेइंग कि मैनेज नहीं कर सकते, मैनेज तो कर सकते हैं, पर एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते। जब हम एंटर करते हैं एग्जाम हॉल, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू मस्ट ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। हमें लगता है कॉन्फिडेंस तो इज जस्ट अ माइंडसेट, जी हाँ, बट इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। आपने पहले पढ़ा है, वो आपको एग्जाम में याद भी तो आना चाहिए। इफ इट ऑल यू हैव अ सूदिंग, एकदम इजी टू को जा रहे हैं, और अगर आप वहां पे जाके कॉन्फिडेंट हैं, ट्रस्ट मी क्लास का पढ़ा हुआ भी याद आ जाएगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं, आप डर रहे हैं, एक दिन पहले रात का पढ़ा हुआ भी याद नहीं आएगा। अरे बिकॉज इट्स ए ह्यूमन माइंड, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज पढ़ा रहा हूं, एवरीवन नोज इट। इट इज जस्ट कि आपको नर्वस नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट। अरे अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो ट्रस्ट में एक दिन रात का पहला पढ़ा हुआ भी याद नहीं आएगा। बी कॉन्फिडेंट, पहले से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके रखो। कॉन्फिडेंस कम आएगा अगर आपको पहले से पता है 7 to 8 आवर्स में इतना इतना पढ़ पा रहा हूं तो बिल्कुल ठीक है, इतना मेरे को एग्जाम के पहले पढ़ना है, नो प्रॉब्लम, आराम से मैनेज हो जाएगा। अगर स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड है तो फिर एग्जाम में स्ट्रगल नहीं होगा। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज, फ्रेंड से डिस्कशन मत करो पढ़ाई को लेकर, नहीं करो। कैसा होता है, एग्जाम के 4 दिन पहले फ्रेंड कह देगा अरे तूने वो अमेंडमेंट पढ़ा इसका वाला, और हमारा 1 घंटा गया उस टॉपिक को लेकर। डोंट डिस्कस इट अप। अरे वर्स्ट कम्स टू भी क्या होगा, मेरे हिसाब से तो वो सारे रूमर्स ही होते हैं एग्जाम के पहले, क्योंकि आप सब टीचर से कनेक्टेड रहे ना, टीचर को पता है आपके लिए अमेंडमेंट की डेट क्या रही है, 31 दिसंबर। तब तक बहुत टाइम तक सबने नोट्स बना के आपको पहले से बता चुके, यू गॉट नोट्स। एकदम से जो अमेंडमेंट आते हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल कभी भी नहीं होते हैं। दोज आर ऑलवेज रूमर्स, बट वो आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। सेकंड, फ्रेंड एकदम से आएगा और बोलेगा पोस्टल बैलेट का बता प्रोविजन। अरे यारों, को एकदम से मुझे पूछ लेगा तो मुझे भी नहीं आएगा। आई नीड 2 seconds टू थिंक क्या पोस्टल बैलेट कहां होता है। हमारा माइंड है यार, कंप्यूटर थोड़ी एकदम से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली पॉइंट आ जाएगा। यू नीड सूदिंग वेदर, आराम से, हाँ पोस्टल बैलेट है, यहाँ पड़ा जनरल मीटिंग, हाँ ये पॉइंट्स। बट एकदम से कोई पूछ लेता, यू नॉट एबल टू आंसर, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से फॉलो होता है, अरे यार याद ही नहीं आ रहा। याद नहीं आएगा क्यों? ओरल एग्जाम है क्या आपका? एग्जाम से क्या आपको यू टू गिव अ वाइवा क्या? नहीं ना। एट द एंड क्या यू टू गिव अ रिटन एग्जाम। टेस्ट योरसेल्फ इन दैट कंडीशन। पेपर जैसी आपकी पढ़ाई हो जाती है, फिर एक खुद से टेस्ट दो। अगर वहां लिख पा रहे हो तो एग्जाम में भी लिख दोगे ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कहीं पे भी वाइवा एग्जाम तो देना भी नहीं है ना, तो इट इज परफेक्टली फाइन। खुद के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखिए। ट्रस्ट मी, पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। 120 मार्क्स का पेपर आएगा, 50 नहीं ला सकते क्या? 50 कैसे नहीं ला सकते? हम लोगों ने इतने क्लास के धक्के खाए, फिर हम अभी मैराथन लेक्चर्स कर रहे हैं, फिर अभी भी हम पढ़ेंगे, वी हैव गॉट 1.5 month लेफ्ट। बहुत आराम से आ सकता है। एग्जाम में अगर आप 100 मार्क्स का लिखकर आए हैं, आपका पास होना तय है। मैं कह रहा हूं 100 मार्क्स का लिख के नहीं आए, सर 70 का लिखा है पर बहुत अच्छा लिखा है, नहीं हो सकते पास, नहीं हो सकते पास, नहीं हो सकते। आप उस दिन बोलेंगे मैं बोल दूंगा चांस है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं नहीं हो सकते पास। कैसा है उस टाइम पे, उस कोर्स आपका दिल नहीं तोड़ सकता, मैं कह दूंगा हाँ पास होने का चांस है, हो सकता है ये, मैं ट्रस्ट में पास नहीं हो सकते। एग्जाम में 100 मार्क्स का लिखकर आना है, मतलब आना है, लिखकर। अरे कभी कभी आप कितना भी क्वालिटी आंसर लिख दें, एग्जामिनर इतना एडमेंट है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं 3 से ज्यादा नहीं दूंगा। आपने मॉड्यूल चिपका दिया, मैं नहीं दूंगा। ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल हो सकते हैं। अगर आपको वैसा वाला मिल गया, आप 70 मार्क्स का पूरा मॉड्यूल से भी लिखा है, तो पास हो पाओगे क्या? नहीं हो पाओगे ना। एंड हेंस 100 मार्क्स तो लिखना ही है, भले ही थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो, पर 100 मार्क्स का मुझे एग्जाम में लिखकर आना है अलॉन्ग विद दीज पॉइंट्स। उसके लिए स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए यारों? जैसे ही आपको पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलते ही 60-40 स्ट्रेटजी। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला, यहां पे लिख दीजिए भले 60-40 स्ट्रेटजी, ताकि बाद में याद रहे, कोई बात नहीं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला, आइडेंटिफाई योर बेस्ट 60 मार्क्स। 120 मार्क्स का, 130 मार्क्स का पेपर आता है, उनमें से 60 मार्क्स तो आता होगा ना। मैं आपको कह रहा हूं कि 100 मार्क्स आना चाहिए, आपको कितना आना चाहिए? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स तो ऐसा होगा ना जो पढ़ा है वो का वो आया है। मैं क्या कह रहा हूं, आपने कितनी भी बुरी पढ़ाई की है, 60 मार्क्स तो हो गई ना अपने नोट से। आइडेंटिफाई दो 60 मार्क्स। सबसे पहले अपने 60 मार्क्स आइडेंटिफाई कर लो जो मेरे हैं। उन 60 मार्क्स को अच्छे से अटेम्प्ट करो इन द फर्स्ट 2 आवर्स। एकदम इज्जत दो,
2 घंटे में सिर्फ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, पूरे 2 घंटे में सिर्फ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये करना है एकदम बेहतरीन तरीके से। मतलब इसको इतना अच्छे से करना है कि 40 तो यहीं पे सिक्योर हो जाए। लास्ट 1 आवर में जय माता दी बोल के 40 मार्क्स का लिखना शुरू करो। वो 40 मार्क्स वो है जो आपको ठीक ठीक आता है, ठीक ठीक आता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ओकेश पढ़ा है, उन 40 मार्क्स को लास्ट के 1 आवर में लिख दो। कभी कभी कैसा होता है, ट्रस्ट मी, इस स्ट्रैटेजी में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट भी होगा, एग्जाम से आओगे खुश भी आओगे एकदम, क्योंकि अगर वर्स्ट कम्स तो आपका 5 मार्क्स का छूटा भी ना, वो पता है कौन सा क्वेश्चन छूटेगा, जो आपको वैसे भी नहीं आता था या अच्छे से नहीं आता था। अदरवाइज आपके साथ क्या होता है, छूटता तो वही क्वेश्चन है जो भाई सबसे अच्छे से आता। अरे यार बेवकूफ है क्या हम, सच कह रहा हूं, बेवकूफ है वो आदमी जिसका वो क्वेश्चन छूटा जो उसको आता है, क्यों पता नहीं था कि पेपर छूट रहा है। ट्रस्ट मी, पहले 60 मार्क्स को आइडेंटिफाई कर लो, उसको बेहतरीन तरीके से कर लो 2 आवर्स में, फिर आफ्टर 1 आवर पावर प्ले खेलो, कह रहा हूं आराम से पास हो जाओगे। पास होना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। देन कीपिंग दैट अपार्ट, जस्ट फॉलो जो भी आपका दिल कहता है, एकदम अच्छे से करिए। CS इज नॉट योर लाइफ, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, गेट इट डन एंड मूव ऑन एंड डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। पढ़ाई करते समय कंपनी लॉ का कोई भी प्रॉब्लम आता है, व्हाट यू कैन डू इज, मैंने आपको नंबर दिए, आप उस पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए। आई कैन नॉट रिप्लाई इमीडिएटली, मैं नहीं कर पाता, व्हाट आई विल मेक श्योर कि आपको आपके एग्जाम के ड्यू टाइम पहले रिप्लाई उसका मिल जाएगा। कैसा होता है, आप लोग से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक बहुत बड़ा इशू आता है कि कोई डाउट आया, लिख दिया कि भाई साहब ये डाउट आ रहा है, लेकिन उसको अब कोई टीचर तो होता नहीं, फिर फ्रेंड से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं मतलब 440 डाउट और आपसे पूछेगा, क्या मतलब है, एकदम चिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग। अरे फ्रेंडशिप इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर दोनों के लिए लॉस हो रहा है ना, नर्वस हो रहे हैं, तो क्यों पॉजिटिव चीजें शेयर करो, नेगेटिव चीजें क्यों शेयर कर रहे हो। तो एकदम आराम से जो भी पढ़ते टाइम डाउट आता है उसी टाइम में मुझे व्हाट्सएप करिए और भूल जाइए। देयर आफ्टर इट्स माय ड्यूटी, मैं जब भी बताऊंगा, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं उसका आंसर आपको दूंगा व्हाट्सएप पे। इट माइट बी लेट बट आई सर्टेनली विल, तो जस्ट फॉलो दैट थिंग सीरियसली। सेकंड थिंग यारों, सुनो सुनो सुनो, आप सबने उस पेज पे लिख दिया है, ठीक है ना, उसको आई विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल, ऑल ऑफ यू कंपल्सरीली सेव द नंबर, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट थिंग यारों, ऑफ कोर्स आपका मैराथन चल रहा है, इफ पॉसिबल देखिए इंप्रूवमेंट हर एक के अंदर, देयर इज ह्यूज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हर एक के अंदर इज ह्यूज स्कोप। तो इफ इट ऑल पॉसिबल, आप में से जिस जिस के लिए पॉसिबल है, तो आप प्लीज इफ पॉसिबल मुझे फीडबैक दीजिएगा कि जो भी चीजें आई शुड इंप्रूव ऑन, या फिर जो भी चीजें यू पीपल फील, ठीक है। फीडबैक आप दे सकते हो ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर वो भी तो चल रहा है आपका बेस्ट से एट, ठीक है, से एट पे भी आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आई सी यू इन प्रोफेशनल सून। चलिए बाय बाय।